वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का 4100 फिजिक्स प्लस का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 8 लेके आया हूँ और ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है फिजिक्स का। जितना भी 4100 प्लस में फिजिक्स दिया गया था आज वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इतना ही प्रैक्टिस सेट 8 में 4100 प्लस का पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए क्योंकि वहीं PDF सब प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लॉरेंट्ज विधि, रेल विधि, ओम नियम विधि या व्हीटस्टोन विधि। तो प्रतिरोध का यथार्थ मापने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ये इस तरीके से कुछ रहता है, ठीक है। इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया रहता है, ठीक है। ये दोनों बैलेंस किया रहता है, ठीक है। ये अगर P मान लिया जाए, इसको Q मान लिया जाए, इसको R मान लिया जाए, इसको S, तो P/Q बराबर होता है R/S। तो वो व्हीटस्टोन क्या होता है? बैलेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है? तो किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, यानी 1 से क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक की बनावट पर निर्भर करता है या उसके पदार्थ पे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिष्ट धारा के मामले में क्या सही है? तो दिष्ट धारा के मामले में देखिए, धारा प्रत्यावर्ती दिशाओं में प्रवाहित होती है या धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है या धारा की दिशा समय के साथ बदलती है, धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। देखिए दिष्ट जो धारा होती है ना वो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। बात को समझ गए हैं? ये दिष्ट धारा यानी कि AC, ठीक है, ये क्या होती है? ये आपका एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम होता है, ठीक है, वो इस तरीके से होता है। देखिए एक ये उंगली निकला रहता है, ठीक है, यानी कि और एक ये अंगूठा, ठीक है। तो ये जो अंगूठा होता है वो डायरेक्शन किसको देता है? ये फोर्स को डायरेक्शन देता है, ठीक है। और ये जो उंगली होता है ये मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन देता है और ये जो उंगली होता है ये करंट को डायरेक्शन देता है। यानी फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में तर्जनी उंगली जो होता है, तर्जनी उंगली कौन होता है? तो तर्जनी उंगली जो होता है ये वाला, ये तर्जनी होता है, ये किसको देता है? तो ये आपको विद्युत क्षेत्र की यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संधारित्र जो है ये किस पे कार्य करता है? ठीक है, संधारित्र कार्य करता है। संधारित्र कार्य किस पे करता है? AC और DC दोनों पे काम करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोधों के अनुपात डैश होता है। यानी प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी P/Q बराबर R/S हो, P/Q बराबर R/S हो तो क्या होता है? ये आपका बैलेंस होता है, यानी इसका बटा इसका बटा इसका बटा इसका। तो P/Q बराबर R/S हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? बैलेंस होता है।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार क्या है। अगर पानी के तो वो क्या होता है, अगर बुलबुले बनता है तो वो क्या है, डीसी है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, अगर पानी के से बाल्टी भर दिया जाए और उसमें 2 तार डाल के दोनों तार के पास अगर बुलबुले बन रहे हैं तो समझिए कि वो क्या है, डीसी है, यानी कि डायरेक्ट करंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च किया गया शक्ति क्या है। ठीक है, यानी कि पावर हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस जो है 1.5 ओम है। भी है यहाँ पे कितना है, 150 वोल्ट है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V² बट्टा R। V² यानी कि 150 गुना 150 और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 1.5। अब ये 1.5 को अगर इसके काट 10 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, यानी कि 15,000 क्या हो जाएगा, 15,000 ये आपका 150 है, एक 10 से गुना कर दिए तो ये 1500 हो गया, ये 10 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 15,000 वाट होगा। कितना हो जाएगा, 15,000 वाट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन 15,000 वाट तो दिया ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी में अगर 1 जीरो रहता तो 15,000 वाट क्या होता, आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिजली के लैंप को 100 वाट 200 वाट के रूप में चिन्हित किया जाता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, हमसे यही पूछा गया है। ठीक है, फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है, अगर 100 वाट दिया है, क्या दिया है, P अगर एक का अगर हम देख लें, अगर P1 हमारा 100 वाट है और P2 हमारा 200 वाट है। ठीक है, तो P1 अगर हम देखें तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर बटा R², V1 बटा R1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, V1 हमारा कितना है, P1 हमारा कितना है 100, तो यहाँ पे 100 R1 बराबर V1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो रुकिए ये इस फॉर्मूला से लगाते हैं। P या एक बिजली के लैंप को 100 वाट 200 वाट के रूप में चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अगर P को हम 100 वाट मान लिए, ठीक है, अब ये मिस्टेक है कुछ इस क्वेश्चन में। ठीक है, 100 वाट 200 वाट, ये वाट नहीं होकर वोल्ट होता, तो ये वोल्ट होता तो ही तो होता। अगर V को अगर 200 को हम 200 वोल्ट मान लें तो R हमारा क्या हो जाएगा, V² बट्टा P। V² होता तो 200 गुना 200 बट्टा R कितना 100, तो ये 2 दूना 400 क्या हो जाता, 400 ओम हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोनों वाट ही है, तो मिस्टेक है। अगर एक भी रहता तो 400 ओम क्या हो जाता, आपका सही आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा कि 10 वाट 12 वाट 24 वाट के 3 प्रतिरोध 250 वोल्ट सप्लाई से समांतर जुड़े हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होगा, यानी कि विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या होगा। देखिए इस समांतर में जुड़े हैं तो वोल्टेज क्या होता है, समांतर में वोल्टेज समान होता है। समांतर में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, तथा धारा का मान क्या होता है, असमान होता है। और श्रेणी में धारा का मान प्रत्येक परिपथ में समान होता है तथा वोल्टेज का मान असमान होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका समान हो जाएगा। विभवांतर का मान क्या हो जाएगा,
समान हो जाएगा तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा। दो समांतर प्रतिरोधक हैं, मान लीजिए ये 10 ओम का, ये 10 ओम का, ये 10 का दो समांतर प्रतिरोध हैं। इसे हम ए कह देंगे। एक और 10 प्रतिरोध यहाँ जोड़ देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो 10 10 के सामने क्या हो जाएगा, 10 10 के सामने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 10 के समानांतर है तो ये हो जाएगा 5 ओम। तो 5 ओम और 10 ओम को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ओम क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक उपभोक्ता दैनिक के 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप को 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविज़न और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है। ठीक है, 40 पैसे पर यूनिट की दर से प्रतिदिन के कुल लोड का ऊर्जा व्यय क्या होगा। अब देखिए 4 घंटे के लिए 100 वाट जलाता है और 4 घंटे के लिए 100 वाट 5 लैंप में जलाता है। तो 5 लैंप द्वारा खर्च ऊर्जा कितना हो जाएगा, 5 लैंप द्वारा खर्च ऊर्जा हो जाएगा 4 गुना 100 गुना 5 यानी कि 5 के 20 2000 वाट हो जाएगा। ठीक है, टेलीविज़न द्वारा अगर हम खर्च देखें, एक टेलीविज़न 1 घंटे के लिए 500 वाट की 125 वाट के एक टेलीविज़न 1 घंटे के लिए, ये क्या हो जाएगा टेलीविज़न के लिए, यानी कि 2 घंटे के लिए 125 वाट 2 गुना 125 गुना 1 यानी कि ये 250 वाट किसके लिए हो जाएगा, टेलीविज़न के लिए। प्रेस द्वारा इस्त्री द्वारा उपयोग क्या करता है, 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है। तो 1 गुना 500 गुना 1 यानी कि ये 500। अब ये टोटल जोड़ देंगे 2500, ये हो जाएगा 2750। तो कुल खर्च खपत कितना हो जाएगा, 2750 बट्टा 1000। ठीक है, यानी कि 2.75 यूनिट खर्च होता है और उसे एक खर्च के कितना पैसा लगता है, तो 40 पैसे। तो गुना 40 पैसे यानी कि 1.10 रुपया लगेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के लिए एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आई कितना कह दिया, 0.9 एम्पियर। ठीक है, समय कह दिया टाइम 2 मिनट। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो आई कितना हो गया, 0.9 इंटू टी यानी कि 1.8 कूलम। क्या हो जाएगा, 1.8 कूलम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। और टाइम सॉरी यहाँ 2 मिनट का है ना, तो 2 मिनट को 60 इसमें बदल देंगे, 2 गुने 60 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 108 कूलम हो जाएगा, सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 2 ओम प्रतिरोध SA की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर, SA की 5A लिखा है, ये 5A होगा। प्रवाहित करने पर अंतरित ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, अंतरित ऊर्जा क्या होगी, आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 ओम। ठीक है, फिर आई हमारे पास कितना दिया है, 5 एम्पियर। ठीक है, टाइम दिया है 30 मिनट, 30 मिनट यानी 30 गुना 60 यानी कि 1800 सेकेंड। ठीक है, तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है I² आई कितना दिया है, 5। तो 25 गुना 2 गुना और हमारे पास 2 दिया है 1800, गुना कर देंगे 25 दूना 50, 50 गुना 1800, 18 5 90 यानी कि 90,000। 90,000 का मतलब होगा 9 के इंटू 10⁻⁴
4 जूल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 वोल्ट का विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत आवेश क्या हो जाएगा। देखिए वोल्ट यहाँ पे कितना दिया है 12 वोल्ट, 36 जूल किया गया कार्य यानी कि डब्ल्यू कितना दिया है 36 जूल। तो क्यू हमसे पूछ रहा है, तो क्यू बराबर क्या होता है W/V यानी कि 36/12 यानी कि 3 कूलाम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, यानी कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो उसमें 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। ठीक है, यह अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होती है, यह ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये जो सूत्र है किसके सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये लेंज के नियम को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा क्या होती है। बाएं हाथ के नियम बल की दिशा कितनी होती है अभी हमने बताया है। ठीक है, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, ये करंट को दिखाता है, और ये उंगली जो होती है, जो अंगूठा होता है, वो बल की दिशा को दर्शाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा को कौन दर्शाता है, तो अंगूठा दर्शाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबक डैश की बनी होती है। तो विद्युत चुंबक जो होता है वह नर्म लोहे की कोर की बनी होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात को माना जाता है, निर्वात को क्या माना जाता है, तो इसे अचुंबकीय सामग्री माना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहाँ इसके प्रभाव को पता लगाया जाता है। ठीक है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस पदार्थ की धारणा शक्ति उच्च होती है वो डैश बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो निकेल जो होता है वो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक यानी कलेक्टर आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। तो वो क्या होता है, वो जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दर्शाया गया किसका प्रतिरूपण, ये एमिटर बेस कलेक्टर ये क्या होता है, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का रूप होता है। क्या होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या होता है। तो अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या होता है, जो अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एम्पलीफायर का उद्देश्य क्या है।
तो एम्पलीफायर का जो उद्देश्य होता है वो आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाने का होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न डैश छोड़ती है। ठीक है, तो ये किस में उपयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।